हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर विलियन से एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रासरण व प्रासरण दाब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रासरण व प्रासरण दाब। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका प्रासरण। चलिए तो देखते हैं प्रासरण। प्रासरण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब ये होता क्या है ये समझना है हमें। ऑस्मोसिस क्या होता है। प्रासरण की क्रिया को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम होता है आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या नाम होता है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में बोल देंगे इसको हम एसपीएम। क्या बोल देंगे? एसपीएम। तो क्या होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली? एक ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु तो गति कर सकते हो, लेकिन विलेय के अणु उसके पार ना जा सकते हो। वो झिल्ली आपकी क्या कहलाती है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को तो जाने दे, विलेय के अणुओं को ना जाने दे, उसे क्या कहते हैं हम? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह आपकी चाय की छानी है, जब आप चाय बनाते हो तो क्या देखते हो कि चाय पत्ती जो है ऊपर रह जाती है और चाय जो है नीचे चली जाती है। तो चाय क्या है? वो चाय की पत्ती एक विलेय है, और जो आपकी टी बनी वो क्या है? विलायक। तो उसके आर पार चली गई, विलायक चला गया, विलेय जब तो रह गया बाहर। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब प्रासरण को समझते हैं कि ये प्रासरण होता क्या है। बेटा प्रासरण में होता क्या है कि विलायक के अणु एसपीएम से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? आपकी प्रासरण। यानी विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को आप क्या बोलते हो बेटा? प्रासरण बोलते हो। देखो समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है इस तरह, और इनके बीच में हमने यहां पर एक एसपीएम लगा रखी है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस साइड हमने यहां पर विलयन भरा हुआ है और इस साइड आपने विलायक भर दिया। ठीक है। तो इन विलायक अणुओं का इस एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को आप क्या बोलते हो बेटा? प्रासरण बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रासरण। मान लीजिए विलयन की सांद्रता C1 है और विलायक की सांद्रता कितनी है? C2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी या विलायक की, तो जाहिर सी बात है किसकी सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए? विलयन की, क्योंकि उसके अंदर विलेय मिला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता हमेशा ज्यादा होती है किससे? विलायक से। तो एक परिभाषा क्या बन सकती है कि प्रासरण की क्रिया जो होती है वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। क्या बोला मैंने बेटा? कि जो प्रासरण की क्रिया होती है वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किधर जाएगी बेटा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। यानी कि जहां सांद्रता कम है विलायक है वो, जहां सांद्रता ज्यादा है वहां क्या है? विलयन। तो C1 ज्यादा है किससे? C2 से। तो प्रासरण की क्रिया में जो अणु जाएंगे विलायक के वो कहां जाएंगे? इस C2 से C1 की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां सांद्रता कम है और इधर सांद्रता क्या है? अधिक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रासरण की क्रिया जो होती है वो हमेशा कहां होती है बेटा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। जिसकी सांद्रता कम होती है उस विलयन को हम क्या कहते हैं बेटा? तनु विलयन बोलते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसकी सांद्रता अधिक हो उसको क्या बोलते हो आप? सांद्र विलयन। ठीक है। यानी कि अगर आपने यहां पर विलायक ना लेके आप विलयन भी भर सकते हो। दो विलयन लग दिया आपने यहां पर, क्या हो गया बेटा? हमारे पास यहां पर दो विलयन हो गए। अब एक विलयन की सांद्रता क्या है? C1 और एक विलयन की सांद्रता क्या है?
C2। और हमने मान लिया कि अब की बार किसकी सांद्रता ज्यादा है बेटा, C2 की सांद्रता ज्यादा है किससे, C1 से। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये विलयन विलायक तो दोनों के अंदर होगा, क्योंकि विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो अब क्या होगा, अब प्रासरण क्रिया किधर से किधर चलेगी, अब प्रासरण की क्रिया चलेगी बेटा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अब कम सांद्रता किसकी है, C1 की, अधिक सांद्रता किसकी है, C2 की। तो प्रासरण की क्रिया किधर होगी, C1 से C2 की ओर, C1 से C2 की ओर। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि प्रासरण क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ध्यान रखना, आप विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण की क्रिया हमेशा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये बात तो किसकी हुई बेटा, प्रासरण की हुई। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है हमारे एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। किस तरह हम देखते हैं कि हमने अगर किशमिश को पानी में डाल के रख दिया रात को, ये किशमिश है पिचकी हुई, लेकिन जब सुबह ही देखेंगे तो वो किशमिश क्या होगी, आपको फूली हुई मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए समझते हैं। बेटा ये देखो आपके पास एक किशमिश है, ठीक है, जो किशमिश की बाहर की ये परत है, ये लेयर है, ये काम किसका करेगी, एसपीएम का। और किशमिश के अंदर क्या भरा होता है, एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने क्या भरा हुआ है, जल। तो किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इस गाढ़े द्रव की सांद्रता बेटा क्या होने वाली है, ज्यादा। और बाहर पानी है, इसकी सांद्रता क्या है, कम। तो प्रासरण की क्रिया में क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करेंगे। तो विलायक के अणु कहां जाएंगे, किशमिश के अंदर चले जाएंगे एसपीएम से होकर, और किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी। ये भी प्रासरण का उदाहरण है। इसी तरीके से जब हम अचार बनाते हैं तो अचार बनाते समय क्या गेरते हैं, उसमें खूब सारा नमक गेरते हैं। यानी कि अगर आप किशमिश हो, अंगूर हो, या अचार भी है, आम को जो काट के उन्हें डाल देते हैं नमक के अंदर, तो क्या देखते हो आप, कुछ देर बाद में, थोड़े दिनों बाद सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं वे, क्योंकि क्या होता है बेटा कि मान लीजिए यहां पर आम है और इसके चारों तरफ हमने नमक का गाढ़ा सॉल्यूशन भर दिया। अब बाहर सांद्रता ज्यादा हो गई और आम के अंदर सांद्रता क्या है, कम। तो क्या होगा, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगेंगे। तो यहां से सारा जो पानी है वो बाहर चला जाएगा और वो आम की जो फांक होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सिकुड़ जाएगी। आगे समझ बात। तो ये भी प्रासरण है। अगर आप अंगूर लो और उसे नमक के गाढ़े सॉल्यूशन में डाल दो तो अंगूर भी क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर सांद्रता ज्यादा होगी और अंदर सांद्रता क्या होगी, कम। तो प्रासरण की क्रिया की वजह से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अंगूर के अंदर जितने भी विलायक के अणु होंगे गति करेंगे और वो अंगूर वहां पर पिचक जाएगा। समझ में आती है बात। तो ये बात तो किसकी हुई बेटा, प्रासरण की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा, आपका जो मेन टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, क्या, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को पढ़ते हैं। ये प्रासरण दाब होता क्या है, तो वह न्यूनतम बाह्य दाब, वह न्यूनतम बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे, उस दाब को आप क्या बोलोगे बेटा, उस विलयन का प्रासरण दाब बोलोगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर बोलने वाले हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रासरण दाब को। ये प्रासरण दाब होता क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास यहां पर इस तरीके से हम यहां पर एक दो कंटेनर बनाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, और बीच में यहां पर एक एसपीएम लगा देते हैं। बीच में एक एसपीएम लगा देंगे। ठीक है, ये एसपीएम है
और इस साइड आपने यहां पर विलयन भरा हुआ है और इस साइड आपके विलायक के अणु है। ठीक है, यहां पर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है और यहां पर आपने दाब मापी यंत्र लगा रखा है। समझ गए? ये हमारा क्या है बेटा? पिस्टन है। तो प्रासरण दाब क्या होता है कि वह न्यूनतम बाह्य दाब जो विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को रोक दे। यानी कि इतना दाब डालना है विलयन की साइड जिससे ये विलायक के अणु एसपीएम से होकर विलयन की ओर जाना क्या कर दे बेटा? बंद कर दे। वो दाब ही आपका क्या होगा? प्रासरण दाब होगा। और उस दाब को हम इस दाब मापी यंत्र में क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। जितना भी दाब इन विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को रोक दे। यानी कि छोटी सी बात होता है कि वो दाब जो प्रासरण को रोक दे, प्रासरण क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। उस दाब को आप क्या कहते हो? प्रासरण दाब कहते हो। ठीक है, तो यही हमारा समझते हैं प्रासरण दाब को कि वो दाब जो विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को रोक दे, प्रासरण दाब कहलाता है। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं बेटा आपका पाई से। किससे प्रदर्शित करते हो? पाई से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, प्रासरण दाब जो होता है वो आपका ताप और सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर, सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रासरण दाब पर प्रभाव समझते हैं बोयल वॉनथॉफ के अनुसार। बोयल वॉनथॉफ के अनुसार जो प्रासरण दाब होता है स्थिर ताप पर वो सांद्रता के समानुपाती होता है। सी जो है यहां पर क्या है बेटा? आपकी सांद्रता है। ठीक है, यह है बात स्थिर ताप पर। यह बात किस पर है बेटा? आपका स्थिर ताप पर। और इसी तरीके से चार्ल्स वांटहोफ के अनुसार, चार्ल्स वांटहोफ के अनुसार स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर जो प्रासरण दाब होता है वो ताप के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। यहां पर ये क्या है? ताप है। ठीक है, अगर आप दोनों को मिलाएं, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 बना देते हैं और ये समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अगर दोनों चीज को मिलाया जाए तो आप देखोगे पाई समानुपाती हो जाएगा किसके? सी टी के। और यहां पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नेतांक आएगा आर, जिसे आप बोलते हो विलयन स्थिरांक। आर बराबर क्या होगा? ये विलयन स्थिरांक होगा। ठीक है, क्या होगा? विलयन स्थिरांक। तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहां पर पाई बराबर सीआरटी। पाई बराबर सीआरटी। ठीक है, अब यहां पर हमारा फॉर्मूला आया बेटा पाई बराबर सीआरटी। सी जो है यहां पर सांद्रता है और सांद्रता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। Na अपॉन वी यानी विले के मोल बटे आयतन लीटर में। ठीक है, और Na बराबर क्या होता है? WA यानी विले की मात्रा बटे अनुभार इंटू वी। तो यानी कि सी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं। तो पाई बराबर इस सी की वैल्यू होगी WA MA अपॉन वी आर इंटू टी। तो वी की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो आप क्या देखोगे यहां पर? WA MA RT। जहां पर पाई आपका प्रासरण दाब है जिसको आप यूज करोगे या तो एटीएम में या बेटा बार में। वी आपका आयतन है जिसको आप ऑलवेज यूज करोगे लीटर के अंदर। ये ग्राम में मात्रा है, ये उसका अनुभार होगा। आर विलयन स्थिरांक है और बेटा इसकी वैल्यू वही होती है जो आपके गैस स्थिरांक की होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और ताप को आपको हमेशा किस में रखना है बेटा? ताप आप हमेशा रखेंगे इसके अंदर केल्विन में।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये प्रासन दाब की बात हुई, ये हमने आपको फॉर्मूला डिराइव करा। तो आपको यहाँ पर ये पाई बराबर CRT रखना है। सांद्रता आपको पता ही होती है, मोल प्रति लीटर होती है, और मोल बराबर होता है WA/mA, यानी ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। V हो गया आयतन में, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, पाई V बराबर WA/mA इंटू RT। ठीक है, तो ये प्रासन दाब का हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए एक बात और समझा देता हूं आपको। न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रासन दाब के जहां भी परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, अभी समझाता हूं। परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल जहां भी आए तो वहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल होंगे, मान लीजिए आपको 5% यूरिया दिया उसने, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर प्रासन दाब की बात करता है तो ये 5% जो होगा वो W/V होगा, यानी कि W आपका 5 ग्राम हो जाएगा और आयतन कितना हो जाएगा आपका 100 ml। ठीक है, इस आयतन को आप लीटर बदल लोगे 1000 से भाग देके। समझ में आती है बात? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रासन दाब में आपको W/V यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को समझना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हमारे कुछ विलयन होते हैं जिनमें एक आपका समपराश्री विलयन है, प्रकार एक अतिपराश्री और एक न्यूनपराश्री। ठीक है, तो चलिए समझते हैं समपराश्री विलयन को। समपराश्री विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बेटा ऐसे विलयन होते हैं जिनके प्रासन दाब समान होते हैं, यानी दो विलयन है, अगर दो विलयन ऐसे हैं जिनके दोनों के प्रासन दाब समान है तो वो क्या कहलाता है, आपका समपराश्री विलयन कहलाता है। और एक बात और ही बोली जाती है कि ऐसे विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं, यानी कि C1 एक विलयन और एक क्या है C2, ऐसे विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं समान हो, बराबर हो, समपराश्री विलयन कहलाते हैं। अब C1 बराबर N1/V1 यानी मोल प्रति लीटर, और C2 बराबर N2/V2, और W1 हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल वो हो जाएगा ना, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार, W1M1/V1 बराबर W2M2 इंटू V2। तो ये फॉर्मूला हो जाता है समपराश्री के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। अगर दो विलयन आपस में समपराश्री हैं तो उनके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि समपराश्री विलयन उसे बोलते हैं बेटा जिनकी दोनों की मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो एक बात क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन सा विलयन है जिसमें प्राशन की क्रिया नहीं होती, तो वो विलयन बेटा कौन सा होगा आपका, दो समपराश्री विलयन हो तो उनमें प्राशन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि प्राशन की क्रिया कब होती है, जब एक की सांद्रता कम हो और एक की सांद्रता क्या हो, ज्यादा। लेकिन समपराश्री विलयन में तो दोनों की सांद्रताएं कैसी होती हैं, एक जैसी। तो ये समपराश्री विलयन ही होता है जिसके अंदर प्राशन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। ठीक है, समझ आती है बात। चलिए और एक बात और आप इसमें एग्जांपल में समझ लें, अगर 0.91%, ठीक है, W/V NaCl सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है वो हमारी रक्त कणिकाओं के साथ समपराश्री होता है। ठीक है, 0.91% W/V NaCl का जो हमारा विलयन होगा वो हमारी रक्त कणिकाओं के साथ क्या होने वाला है, समपराश्री होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए इसी तरह फिर दो विलयन होते हैं हमारे, एक अतिपराश्री और एक न्यूनपराश्री। ठीक है, चलिए समझते हैं ये कौन से होते हैं बेटा। अब एक विलयन आता है आपका अतिपराश्री विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति का मतलब भाई बहुत अति कर दी है ना, इस तरह, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। तो ऐसे विलयन जिनका प्राशन दाब किसी अन्य विलयन की अपेक्षा अधिक होता है अतिपराश्री विलयन
कहलाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, समझते हैं इसका उदाहरण एक। अगर हमारे ब्लड में 0.91% W/V से NaCl की सांद्रता अधिक हो, NaCl की सांद्रता क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो यह विलयन हमारा क्या हो जाता है, अतिपराश्री हो जाता है। ठीक है, समझते हैं, मान लीजिए किस तरीके से। ये हमारे पास एक सेल है, बाहर यहां पर एक कोई अतिपराश्री विलयन भरा हुआ है, अतिपराश्री विलयन। अब हमने बोला कि इनकी जो बेटा प्राशन दाब ज्यादा होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं पाई समानुपाती होता है किसके, सांद्रता के, सी के, यानी कि अगर कहीं प्राशन दाब ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वहां सांद्रता भी क्या होगी, ज्यादा। तो अतिपराश्री विलयन की सांद्रता क्या होगी बेटा, अधिक सांद्रता होने वाली है। ठीक है, तो अतिपराश्री विलयन के अंदर यहां पर हमने क्या रख दिया, एक कोशिका को रख दिया। तो अब ये कोशिका फूल जाएगी या सिकुड़ जाएगी, तो समझते हैं बेटा। यहां पर तो क्या है, अधिक सांद्रता है। अब इसे अतिपराश्री विलयन हम तभी तो कहेंगे जब इसकी सांद्रता इस कोशिका की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। तो इसका मतलब यहां पर जो सांद्रता है वो क्या है, कम सांद्रता है। अगर इधर कम सांद्रता है तो इसका मतलब क्या होगा कि विलायक के अणु जो हैं वे गति करेंगे इस कोशिका से बाहर की तरफ, क्योंकि प्राशन क्रिया क्या होती थी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ये जल के अणु है, जल मान लीजिए, जल के अणु कहां गति कर रहे हैं, कोशिका से बाहर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोशिका जो है बेटा सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ी हुई कोशिका। किसकी वजह से सिकुड़ी बेटा, प्राशन की वजह से। इसे क्या कहते हैं हम, श्रिंक सेल। कौन सी सेल हो जाएगी बेटा, ये श्रिंक हो जाएगी। तो अतिपराश्री विलयन के अंदर जब किसी कोशिका को रखा जाता है तो वो कोशिका जो है बेटा क्या हो जाती है, पहले से सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब यही कहीं समझते हैं बेटा आपका अल्पपराश्री विलयन, या इसका एक नाम और होता है बेटा न्यून पराश्री विलयन, यानी कि जिनका प्राशन दाब यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर प्राशन दाब कम है तो इसका मतलब सांद्रता भी क्या रहने वाली थी, कम रहने वाली है। सांद्रता भी क्या होगी बेटा, कम। तो इसका मतलब यहां पर अब क्या होगा कि विलयन तो बेटा कौन सा हो गया, अल्पपराश्री। सांद्रता यहां पर अधिक नहीं रहेगी, अब सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि प्राशन दाब कम होता है। अल्पपराश्री विलयन कौन से होते हैं, जिनका प्राशन दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो। तो ये अल्पपराश्री न्यून पराश्री हो गया। तो इसका मतलब यहां पर कम सांद्रता रहेगी और कोशिका के अंदर क्या हो जाएगी, अब अधिक सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अल्पपराश्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो प्राशन दाब है इस कोशिका की अपेक्षा कम है, यानी कि इधर सांद्रता कम है, उधर सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो अब क्या होगा, अब जल के अणु अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, समझो बात को। क्योंकि बेटा कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा है और बाहर सांद्रता क्या है, विलयन की कम, यानी सांद्रता 0.91% से बेटा क्या हो गई, अब कम हो गई। तो इधर सांद्रता अब कम हो गई, उधर ज्यादा। तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होंगे, गति करेंगे, और जल के अणु किधर जाएंगे, इस कोशिका के अंदर जाएंगे। अब फिर ये कोशिका क्या होगी, जब पानी को रिटेन करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी, इकट्ठा होगा इसके अंदर, तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी, फूली हुई कोशिका, यानी कि स्वेल अप सेल। तो यह कोशिका कैसी हो जाएगी बेटा, स्वेल अप हो जाएगी पहले से। क्यों, क्योंकि हमने किस विलयन के अंदर रखा, एक न्यून पराश्री विलयन के अंदर रखा, अल्पपराश्री विलयन के अंदर रखा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो ये हमारे क्या थी बेटा आज, प्रासरण, प्राशन दाब, अल्पपराश्री, न्यून पराश्री और समपराश्री विलयन को हमने आपको बताया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। आज ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।